तो भारतीय अगर इसी हालत में रहे ना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले गुलाम हम लोग होंगे। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि महाराजा स्टाइल तो हम लोगों का है ही। ब्यूरोक्रेसी खून में। महाराजा स्टाइल तो यहाँ छोटे से बड़े सबका आएगा, बैठे बैठे कुछ मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। चाहे वो फिर माँ को ऑर्डर करें, चाहे वो बहन को ऑर्डर करें, चाहे वो भाई को ऑर्डर करें, चाहे वो वाइफ को ऑर्डर करें, चाहे वो हस्बैंड को ऑर्डर करें, ऑर्डर करना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम तो बैठे बैठे महाराज हो जाएंगे। तो इंसान का, हिंदुस्तान का हर आदमी महाराजा होगा। महाराजा होने का मतलब क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? क्षय रोग, राज्य क्षमा। ओके। ये 6 रोग होता था राजाओं को। अच्छा, क्योंकि खाते थे खूब जी, घी वाला खाना, हाँ, और मूव नहीं करते थे, अच्छा, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते थे। अच्छा, तो फिर वही हम महाराजाओं की ये हमको कीमत चुकानी पड़ेगी दुनिया भर की बीमारियां लेकर के, और उसका फायदा कौन उठाएगा? विदेशी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो ऑलरेडी बैठी हैं हिंदुस्तान में, वो हम लोगों को बेचेंगी दवाइयां। So this is fighter means It's scary. scary. It's very scary. Exactly. अभी लास्ट वीक मैंने मेरे पहाड़ में पिछड़ कार्यक्रम में आपका घुमावती इंटरव्यू देखा था उस पर एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था कि पहाड़ की महिलाओं की एक परेशानी है जिसको कहते हैं कि ट्रांस की स्थिति में जाना। तो ये मोर साइकोलॉजिकल है या इससे यहाँ पर के रिलीजियस आस्थाएं जुड़ी हुई हैं? व्हाट इज दिस, मतलब ये क्या है? देखिए, पहले तो रिलीजन ही एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। क्योंकि भगवान है या नहीं वो हमें नहीं मालूम, लेकिन इंसान को भगवान की जरूरत है ये हम मानते हैं। तो रिलीजन पे बहुत पहले मैंने एक पेपर पब्लिश किया था, तो उसने कहा जैसे हमें माँ बाप की जरूरत होती है वैसे हमें भगवान की भी जरूरत है। तो जितने भी लोकल कंसेप्ट होते हैं, रिलीजियस कंसेप्ट होते हैं, उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि वो कंसेप्ट उन पर हम बहुत ज्यादा साइकोलॉजी अपनी नहीं डालते। बीमारी का मतलब तब होता है जबकि आपकी बीमारी आपको कुछ करने से रोके या दूसरे को कुछ करने से रोके, वो आपको हार्म पहुंचा रही हो या दूसरे को हार्म पहुंचा रही हो, तब हम उसको बीमारी का नाम देते हैं। अगर हम आते हैं आपकी बात पर, 2 चीजें हैं। एक तो वो पहाड़ों पर ये होता है कि जो लोग जिनको हम कहते हैं कि देवता का अवतार, तो उसको तो हम बीमारी में नहीं डाल सकते, वो तो देवता का अवतार होता है, आप जाते हैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। दूसरे होते हैं जो मरीज हैं जी, उनमें से कई मरीज मनोवैज्ञानिक या साइकियाट्रिस्ट के पास जाके ठीक हो सकते हैं। अच्छा, कई ऐसे हैं जी। तो कई ऐसे जो लोग हैं जो उनके पास जाकर के उन्हें ठीक कर सकते हैं। कई ऐसे होते हैं जो अपना जैसा के पास जाके ठीक हो जाते हैं। इस बीमारी को कहते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको परी लगना बोलते हैं, जिससे बहुत सारी महिलाएं और बच्चियां पीड़ित रहती हैं और उनके अंदर एक ट्रांस की स्थिति आती है, बॉडी शेवर करने लग जाती है, थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर उनका हो जाता है, वॉइस का चेंज हो जाता है, बॉडी अकड़ जाती है। ये सारी चीजें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कुछ इस तरह जो होती हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता जी, फिर खत्म भी हो जाता है। हाँ, तो दैट इज लाइक, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर, या फिर जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा से क्या ये कुछ रिलेट करती है कि उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ पास्ट में। कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जिसमें आप अपनी पर्सनैलिटी से बाहर चले जाते हैं या आपको लगता है कि आप कुछ और हैं, या आपको जो जैसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हैं, इन सभी डिसऑर्डर के पीछे जो वेस्ट में एक्सपीरियंस हुए हैं वो चाइल्डहुड वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस आर वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि हिंदुस्तान में तो स्टडीज नहीं हुई हैं, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूँ। साइकियाट्रिस्ट से अगर हम कंसल्ट करें तो ठीक है, मतलब उनके पास्ट में जाकर वो उस गांठ को खोला जाए। हमारे यहाँ इतने मनोवैज्ञानिक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वो देवता के पास जाके ठीक हो जा रही है जैसे। अगर आप अंदर से आपकी डिटर्मिनेशन है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं है एंड आई एम ओके, आई एम ऑलराइट, बट हूम विल गिव दिस विल पावर? कोई पेड़ थोड़ी है हमने लगा दिया, वो तो बचपन से डेवलप होनी चाहिए ना। जैसे मैंने उसी प्रोग्राम में बताया था कि मंदिर हुआ करता था, तो सब लोग कहते थे वहां मत जाना, परी लग जाएगी। तो मैंने अपने पिताजी से क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा बेटा परी को तुम परी माँ कहते हो, तेरी माँ क्या तेरा बुरा चाहेगी? तेरी अपनी माँ, तो परी माँ क्यों चाहेगी? कंसेप्ट जब मेरे फादर ने मुझे दे दिया, तो यू हैव टू डेवलप द कंसेप्ट। बाद में विल पावर देने का जो होता है ना, विल पावर कोई ऐसा थोड़ी कि इंजेक्शन हमने लगा दिया।
तो विल पावर तो आपको हर बात जो आप अपने बच्चे से कह रहे वो हैं, खुद ही अपने अंदर इनकलकेट करनी हाँ, पड़ेगी अगर आप सही होना चाहते हो। एक बात बताइए, जी। पहाड़ी बच्चा जो अमेरिका में पल बढ़ रहा है, जो ब्रिटेन में पल बढ़ रही है जो लड़की, उसको क्यों नहीं लगती परी? सही बात है। उसको अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उसको प्रॉब्लम वही के कॉन्टेक्स्ट में होगी जिनका हम इलाज कर सकते हैं। हाँ। तो परी लगने को हम कोई ऐसी बीमारी की कैटेगरी में फिलहाल नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक स्थिति है। वो स्थिति जब वो अपने डंगरिया के पास आती है, ठीक हो जाती है, दैट्स इट, फिनिश। आज के प्रेजेंट सिनेरियो पे अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस और डिसऑर्डर से जो ह्यूमन सोसाइटी है वो जूझ रही है। और अभी आपका कहना है कि इंडिया में साइकोलॉजिस्ट की या साइकियाट्रिस्ट की कमी है। बहुत ज्यादा। जी हाँ। तो एक क्या हेल्दी लिविंग या हेल्दी लाइफ स्टाइल कुछ किसी तरीके से कोप अप कर सकती है Of एक course. मेंटल डिसऑर्डर्स को Of या course. फिर Of course. इसको स्टेबल करने के लिए? हेल्दी की डेफिनेशन क्या है? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड हेल्दी की डेफिनेशन that whatever you are eating, हेल्दी की whatever you are डेफिनेशन है कि जो अगर आप देखें महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी, जो मैंने वो भी बचपन में किसी महात्मा बुद्ध की चित्र कथा में पढ़ी थी। वीणा के तारों को इतना मत खींचिए कि वो बजाते ही टूट जाएं, इतना ढीला भी मत छोड़िए कि वो बजी ना पाए। दिस इज कॉल्ड बैलेंस। हर चीज को उसके हिसाब से रखा जाए, कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए, उसकी उपयोगिता को देखा जाए। तो वही मैंने कहा ना, अच्छे और बुरे के बीच में अगर हम गहरी विभाजक रेखा डाल दें, जैसा कि विवेकानंद ने कहा, तो हम जानवर हो जाते हैं। तो बैलेंस का मतलब है कि कहाँ पर कौन चीज अच्छी है, कहाँ पर कौन चीज बुरी है। वो आपको, अगर आप ही खुद पढ़े लिखे नहीं होंगे, पढ़े लिखे का मतलब केवल यूनिवर्सिटी की डिग्रीज नहीं है। मेरे पिताजी तो प्राइमरी स्कूल तक पढ़े थे। पढ़े लिखे का मतलब यह है कि ज्ञान अर्जित करना, अपने को इन्फॉर्म करना, अपने को। ज्ञान की तो सीमा अथाह है, एक जिंदगी काफी नहीं है ज्ञान के लिए। इतना भरा है दुनिया में, हजारों किताबें, हजारों इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं। बट अगर इंफॉर्मेशन का सोर्स यही हो गया तो गई जिंदगी। इसमें भी इंफॉर्मेशन है, हजारों साइंटिफिक आर्टिकल्स यू कैन गेट इनसाइड। तो ये भी आपको इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन आपको पता तो हो कहाँ से। अभी कुछ दिन पहले एक किसी ने मुझसे कहा कि खेतों में कुत्तों को भगाने के लिए आप नीली बॉटल डाल दीजिए। तो मैंने कहा, जहां तक मैंने पढ़ा है, कुत्ता कलर ब्लाइंड होता है, उसके लिए तो नीला पीला कुछ नहीं होता है। तो मैंने कहा, जाके सर्च करो, क्या उसके कोई साइंटिफिक रीजंस हैं, जाके उसको खोजो। किसी ने लिख दिया कि आप बोतल लगाइए और आपका कुत्ता भाग जाएगा, उसने लिख दिया, आपने सुन लिया, आपने उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग गए। एजुकेटेड माइंड यही तो होता है मैम कि वो फैक्ट्स में बात करता है, वो फैक्ट्स में बात करता है, करना जानता है। हाँ, जो तो मुझे बताओ कैसे काम करता है। जी। मेरे पास कई बार ये होता था कि मैं कहती थी कि मेरी सबसे ज्यादा जो पसीना छुटाते थे वो होते थे मेरे स्टूडेंट्स। वो मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल देते थे कि मुझे थक हार कर लाइब्रेरी जाना ही पड़ता था। अगर आपने उनको, वो आपसे कोई सवाल, ऐसा बात नहीं है, तो आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं ना। तो आपको जाके आपको ज्ञान अर्जित करना ही है, तो अपने साथ भी तो वही करिए ना। तो जब आप ज्ञान अर्जित करेंगे तो आप अपने बच्चों को दें। तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया में कितना कुछ अभी भी सीखने को, समझने को और दुनिया को एक्सप्लोर करने जाने के लिए है। लेकिन मैम हम क्या है ना, कूप मंडूक की तरह है, कुएं के मेढक है। हम इतने से ही बाहर नहीं निकले हैं, तो हमारे लिए हमारी दुनिया संसार ये ही हो गया। एक कहना है कि आई नो समथिंग दैट आई नो नथिंग। इम्प्रेसिव। जब तक अगर हमने कह दिया कि हमें सब कुछ आ गया, तो दरवाजे बंद। अब एक छोटा सा उदाहरण दूं। कल मैं अपने भतीजे को अपना कंप्यूटर पे कुछ दिखा रही थी। उसने कहा, वो कंप्यूटर कितना गंदा हो रहा है। He criticized me. The first thing what I did, I cleaned my computer. I said, thank you. That you told me. You told me that computer कितना गंदा हो रहा है। छोटा कुत्ता होता है ना, बड़े कुत्ते से ज्यादा भौंकता है। वो बहुत दूर होगा, जैसे तुम्हें देखेगा वो भागना शुरू करता है। बड़ा कुत्ता बैठा है, बड़े कुत्ते के पास जब आप जाते हैं तो वो आपको बताता है कि जो तू करेगा उसके हिसाब से मैं तुझे रिएक्ट करूंगा। तो जितना आत्मसम्मान आपका होगा, जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, जितनी आपकी सेल्फ स्टीम अच्छी होगी, आप क्रिटिक पे कभी गुस्सा नहीं। क्रिटिक इज द ओनली, निंदक नियरे राखिए, कहीं पढ़ा था। हाँ जी। क्यों? जब तक आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, आप अपने को खोजेंगे कैसे? आपको तो, मेरे मुंह पे कुछ लगा है, मेरा दर्पण है कि आपके मुंह पे कुछ लगा है।
मैं तो नहीं देख सकती ना, मेरे मेरे चेहरे पे कुछ लगा है। एक और लास्ट सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं और ये है कि अभी का जो वर्तमान का समाज है इसमें बहुत ज्यादा जेलसी, ईगो, ग्रीडीनेस, ये सारी चीजों की नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। जो पहले एक था ना कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो कहीं ना कहीं हम अपनी सोसाइटी से कट रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? मतलब ये हम किस दिशा की तरफ को जा रहे हैं और क्या ये सही है ये अप्रोच? कि बैलेंस की बात होती है। जो आप कह रहे हैं ये इमोशंस हैं, ये इंसान की इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, सब जगह होती हैं। इंसान में हमेशा से थी, हमेशा तक रहेंगी, यही हमारे इंसान होने को परिभाषित करता है। लेकिन हर चीज की दाल में अगर आप पूरा डब्बा नमक का उड़ेल दें तो आपकी दाल खाने लायक नहीं रहेगी। दाल में आपको केवल थोड़ा सा नमक चाहिए, लेकिन वही आप अचार बनाते हैं तो आपको पूरा डब्बा उड़ेलना पड़ता है, क्योंकि नमक से वो प्रिजर्व होता है। कौन सी चीज कहाँ पर इस्तेमाल करनी है हमको ये देखना कौन है। से इमोशंस कौन से इमोशंस किस वक्त पर। जेलेसी है तो क्या जेलेसी हमको कुछ आगे बढ़ने में मदद कर रही है। मेरी माँ एक कहावत कहती थी बचपन में कि जब तुम्हारा जो मित्र होता है वो तुम्हें काम करना सिखाता है, जिससे क्योंकि तुम देखते हो कि उसने काम किया, अरे मैं भी काम करूंगा, वो तुम्हें मोटिवेट करता है। अगर आप वहां पे जेलेसी यूज करने लगे, उसके पास है मेरे पास क्यों ना, तो आप उसका थोड़ा ना नुकसान कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जेलेसी में कितनी हमारी इमोशनल एनर्जी बर्बाद होती है। तो ये सारी चीजें हैं। इसी तरह से एंगर है। एंगर जो है, एंगर और हेट, कई बार जब मेरे अंदर एंगर और हेट आता है तो मेरी बस एक चीज होती है कि मैं किस तरह से अपने एंगर और हेट को बैलेंस करूं, क्योंकि एंगर और हेट, मेरा एंगर और हेट दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो मुझे नुकसान पहुंचाता है। तो क्या इसका कोई तरीका है अपने आप को बैलेंस करने का? तरीके तो बहुत हैं, तरीके तो बहुत हैं। आप अपने के मिल जाएंगे, आप साइकोलॉजी में आ जाइए आपको तरीके मिल जाएंगे, आप लिटरेचर में जाइए आपको तरीके मिल जाएंगे। तरीके तो बहुत हैं। आदमी जाए भी तो ना। It's like in some of the work, then you will not get No, affected no, no, by no, no. negative You have to emotions. listen to you first. Okay. You have to listen to you कि क्या है, क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं इतने गुस्से में इसलिए हूं कि उसने मुझसे तमीज से बात नहीं की। ओके, उसने तमीज से बात नहीं की, तुम गुस्से में क्यों हो? क्या है रिलेशन? मैं हर्ट हुई, ओके, तुम हर्ट हुई ना, तो गुस्से की क्या जरूरत है वहां पर? तुम हर्ट हुई, दैट्स इनफ। तो ये जो एक एनालिसिस होती है, इसको अगर हम करना शुरू करें, इसी एनालिसिस की दया से हम लोग को मेंटल इलनेसेस नहीं होती है। कॉग्निटिव, मैं तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में तो ये कहा जाता है कि हमारी जो थिंकिंग होती है वो हमारी इमोशंस के लिए जिम्मेदार होती है। तो फॉर थिंकिंग यू हैव टू रीड, you have to learn, you have to be open to learn. If you know everything, you know nothing. मानवता तो अभी अपने बचपन में है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा है। 5000 साल का इतिहास है शायद मानव सभ्यता का। क्या होता है 5000 साल का? कुछ भी नहीं होता है। तो अभी तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, बहुत से सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। Is it true that whatever physical ailments people suffer from, so most of them is because of the mental disorders and because अभी तक ये था कि जब कैंसर की बात होती थी तो कई बार डॉक्टर्स कहते थे ऐसा ना कैंसर को मनोविज्ञान से मत मिलाओ। नाउ दे आर सेइंग, अच्छा, क्योंकि हर इंसान की बॉडी में कैंसर सेल होते हैं, कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जिसमें कैंसर सेल ना हो। एंड मेंटल कंडीशंस, स्ट्रेस can provoke cancer. Of course. मैम ये टॉपिक तो ऐसा है ना, अगर हम इस पर सारा दिन बात करते हैं तो हम करते रहेंगे। इट इज द टॉपिक ऑफ माय इंटरेस्ट टू। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो आपने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं हमारे एक ही परिवार में, हमारे भाई बहनों के साथ भी हमारी साइकोलॉजी मिलती नहीं है, उनका ब्रेन अलग तरीके से डेवलप है, हमारा अलग तरीके से डेवलप है, दुनिया भरी पड़ी है लोगों से। और ये बात, इस पर मैं भी बिलीव करती हूँ जो आपने कहा कि हम किसी इंसान को बस सीधे बोल देते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, बट वी नेवर एवर थिंक कि फ्रॉम
what all things he has gone, he or she has suffered in the past and why the person is like so, कि क्या रीजन है करके। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर और ये सारी चीजों पर ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन इस पर बात करके, और मुझे लगता है कि दर्शकों ने भी इस बात का बहुत आनंद लिया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग इन द शो। थैंक यू Thank you for giving me this opportunity. थैंक यू Thank you very much. Thank you.